हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द गेट मेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम डॉक्टर अनिल कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन में क्या होता है, क्यों डिज़ाइन करते हैं हम लोग, क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री या कोई भी जहाँ पे कास्टिंग प्रोसेस होता है वहाँ पे गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूरा डिस्कशन आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि गेटिंग सिस्टम डिजाइन में आपका क्या क्या पार्ट आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका पोरिन बेसिन है, देन आपका स्प्रू। क्लियर, ये तो आप लोग को सबको पता होगा। देन आपका आता है रनर। क्लियर, और फिर आता है आपका गेट और इनगेट। उसके बाद हमारा रहता है कैविटी। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है दोस्तों, ये है आपका पोरिन बेसिन। ठीक है, दिस इज योर पोरिन बेसिन। ये आपका पोरिन बेसिन है। ठीक है, पोरिंग पोरिंग बेसिन। और ये है स्प्रू, और ये है रनर। क्लियर है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है दोस्तों, ये कहलाता है गेटिंग सिस्टम। मींस आपका जो मेनली अगर देखा जाए तो पोरिन बेसिन, स्प्रू, रनर और गेट और इंगेट। गेट और इंगेट, ये जो पूरा सिस्टम है आपका, दैट इज दी आपका गेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि गेटिंग सिस्टम में कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे स्प्रू का डिजाइन होगा, कैसे रनर का डिजाइन होगा, कैसे आपका गेट का डिजाइन होगा। ये पूरा डिस्कशन हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों पोरिन बेसिन से। स्प्रू जाएंगे, देन रनर, देन इंगेट। उससे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी गेटिंग सिस्टम हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो हमारा उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव है गेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है आपका, वो है टू फिल दी मोल्ड कैविटी कंप्लीटली बिफोर फ्रीजिंग। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी मोल्ड कैविटी है, ठीक है, और आप मोल्टेन मेटल जो डाल रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पे जो आपका ये पोरिन बेसिन और स्क्रू से होते हुए आपका रनर, इंगेट, देन आपका एक कैविटी। ठीक है, ये आपका कैविटी हो गया। ये इसमें जो मोल्ड है आपका, जो भी मोल्ड कैविटी है, वो फ्रीजिंग से पहले उसमें फिलिंग हो जाए आपका लिक्विड मटेरियल, तभी आपको एक साउंड कास्टिंग मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर इसमें आपका मटेरियल फील ही नहीं हुआ है और उससे ही पहले आपका मटेरियल अगर फ्रीज हो गया, देन डेफिनेटली दैट विल क्रिएट डिफेक्टिव और इम्प्रॉपर कास्टिंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका गेटिंग सिस्टम का, वो है टू फिल द मोल्ड कैविटी कंप्लीटली बिफोर freezing. Okay, now second objective is that to minimize the turbulence. इसका मतलब क्या होता है टर्बुलेंस। जब भी हम लोग, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जब हम लोग मोल्टेन मेटल इसमें पोर करते हैं, ठीक है, तो वहां पे चांसेस रहता है टर्बुलेंस का, और टर्बुलेंस के कारण आपका गैस इंक्लूजन है, इरोजन है आपके मोल्ड कैविटी का, ये सब आपका फिनोमिना हो सकता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम टर्बुलेंस वहां पे प्रोड्यूस हो जब भी हम लोग मोल्टेन मटेरियल को पोर करेंगे किसी भी मोल्ड कैविटी में। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो गेटिंग सिस्टम है उसका डिजाइन ऐसे होना चाहिए कि उसमें मिनिमम से मिनिमम टर्बुलेंस होना चाहिए। क्लियर, नाउ द थर्ड पॉइंट इज टू अवॉइड इरोजन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल पोर करोगे और ये तो आपका पूरा सैंड कैविटी से बना रहता है, सैंड कास्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो इसमें बहुत ज्यादा इरोड नहीं होना चाहिए। जो भी वॉल्स हैं आपके, जो भी रनर है, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल जाएगा, तो ये इरोजन उसमें नहीं होना चाहिए आपके मोल्ड कैविटी में। नहीं तो वो क्या करेगा, डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। आपका सैंड हो सकता है मोल्टेन मटेरियल में मिक्स हो और वो आपको इरेगुलर प्रॉपर्टी दे आपके कास्टिंग मटेरियल का। तो इरोजन भी आपका नहीं होना चाहिए। इस टाइप से हम डिजाइन करेंगे गेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, टू रिमूव द इंक्लूजन। टू रिमूव इंक्लूजन मीन्स आप जब भी पोरिंग करते हो मोल्टेन मटेरियल, ठीक है, आप जब भी यहां से पोर करोगे, ओके, तो जो भी इंक्लूजन है
उस मोल्टेन मटेरियल में, ठीक है, वो स्लैग हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, ठीक है, और जो भी आपका मटेरियल है वो उसमें इंक्लूड हो सकता है आपके मोल्टेन मटेरियल में। तो वो मटेरियल आपका नहीं होना चाहिए, उसके पहले ही आपका वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो जितना इंक्लूजन हो रहा है जब हम लोग मोल्टेन मटेरियल डाल रहे हैं वो मिनिमम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए जब भी हम लोग गेटिंग सिस्टम डिजाइन की बात करेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू रेगुलेट फ्लो ऑफ मोल्टेन मटेरियल। मीन्स जो आप मोल्टेन मटेरियल आपका फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आप मोल्टेन मटेरियल डालें और ये फ्लो होते हुए आपका मोल्ड कैविटी में जाएगा, तो उसका जो स्पीड है ना, कहीं पे बहुत हाई नहीं होना चाहिए, कहीं पे बहुत लो नहीं होना चाहिए। तो आपका जो मोल्टेन मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मीन्स उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, उसकी फ्लोएबिलिटी क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डिजाइन कर रहे हो गेटिंग सिस्टम, ताकि आपका बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन न रहे आपके फ्लो में। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर वेरिएशन रहेगा दोस्तों तो उसमें फिर से आपका डिफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा आपके मोल्ड कैविटी में, जो कि अनडिजायरेबल है किसी भी कास्टिंग प्रैक्टिस के लिए। ओके, द लास्ट पॉइंट इज, एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज द लास्ट पॉइंट, टू कंज्यूम लीस्ट मेटल मीन्स लेस स्क्रैप। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि जब भी हम लोग कास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं, कास्टिंग करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं अगर मैं, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा भी मटेरियल अगर आपका वेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा भी मटेरियल अगर वेस्ट हो रहा है, और ओवरऑल अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो वो थोड़ा इंडस्ट्री के लेवल पे बहुत ज्यादा वो वेस्टेज हो जाता है, और उसका अल्टीमेटली जो कॉस्ट पड़ता है इंडस्ट्री को बहुत हाई पड़ता है। तो इसमें कम से कम आपका स्क्रैप निकलना चाहिए, ऐसा हमारा गेटिंग सिस्टम डिजाइन होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब भी हम गेटिंग सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं कि कैसा हमारा गेटिंग सिस्टम डिजाइन होना चाहिए, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारा फुलफिल होना चाहिए जब भी हम गेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए जाएं कि गेटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। ये हमारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि हाँ, आपका इरोजन मिनिमम होना चाहिए, टर्बुलेंस मिनिमम होना चाहिए, लेस स्क्रैप वहां से निकलना चाहिए, आपका जो मोल्ड कैविटी हो वो आपका फ्रीजिंग उसमें पहले नहीं होना चाहिए जब तक वो फील ना हो जाए, ठीक है, उसमें इंक्लूजन्स नहीं आने चाहिए। तो ये पूरे ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल होने चाहिए जब भी हम डिजाइन में जाएंगे गेटिंग सिस्टम के। क्लियर है? नाउ विल कम टू द डिजाइन पार्ट। ठीक है, डिजाइन पार्ट में हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, जो फर्स्ट पॉइंट है एस्पिरेशन इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे, जो कि पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्प्रू में। स्प्रू में कैसे एस्पिरेशन इफेक्ट होता है, वो होता क्या है एस्पिरेशन इफेक्ट, ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग वन बाय वन जो डिजाइनिंग है, यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, एक सिंपल बेसिक डायग्राम बना देता हूँ। ये है आपका स्प्रू और ये है आपका पोरिंग बेसिन, देन रनर। अगर आपका रनर यहीं पे अटैच है और आप डायरेक्ट आप मोल्टेन मटेरियल डाल रहे हो तो रनर और ये जो आपका एग्जिट है स्प्रू का वो सेम होता है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल इस डायग्राम की बात करूं, ठीक है, आप फर्स्ट जो हम लोग डिजाइन का देखेंगे वो है आपका पोरिंग बेसिन का। पोरिंग बेसिन में डिजाइन क्या होना चाहिए, देन आपका स्प्रू, और देन अगर मैं यहाँ पे मान लो रनर फिट कर रहा हूँ, ठीक है, और आपका जो कैविटी है वो इस टाइप से यहाँ पे अटैच रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी ये जो डायग्राम बनाया था वो डायरेक्ट हम लोग इनलेट डाल रहे थे मोल्टेन मटेरियल को, और अगर रनर फिट करो तो इस टाइप का आपका रनर का अरेंजमेंट रहेगा, और उस कंडीशन में आपका कैविटी ये हो जाएगा। देन हम लोग जाएंगे स्प्रू के डिजाइन में, फिर देखेंगे हम लोग गेट और इंगेट का डिजाइन के बारे में कि वो कैसे होना चाहिए। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं पोरिंग बेसिन के डिजाइन में, पोरिंग बेसिन का डिजाइन, ठीक है, तो पोरिंग बेसिन का डिजाइन दोस्तों ऐसा उसमें कुछ भी डिजाइन क्राइटेरिया नहीं है कि आपका लेंथ इतना होना चाहिए, विड्थ इतना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसमें सिंपल सा एक हमारा क्राइटेरिया है कि जो पोरिन बेसिन है वो, क्योंकि पोरिन बेसिन आपका अल्टीमेटली क्या है, एक रिजर्वायर है दोस्तों। ये रिजर्वायर है जो कि आपका जो मोल्टन मटेरियल आप जो मेल्ट करके ला रहे हो उसमें वो स्टोर कर रहे हो, और उसको धीरे धीरे स्क्रू के थ्रू और रनर के थ्रू आप भेज रहे हो आपके मोल्ड कैविटी में। तो जो प्राइमरीली रिक्वायरमेंट है पोरिंग बेसिन का वो है कि उसका साइज बड़ा होना चाहिए और वो एज ए रिजर्वायर
वर्क करना चाहिए। ये सिंपल सा उसका डिजाइन क्राइटेरिया। तो उसमें स्पेसिफिकली कोई भी रिलेशन हमको निकालने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर हमारा जो क्राइटेरिया है कि बड़ा होना चाहिए और जो मटेरियल आप मेल्ट करके ला रहे हो उसको वो एज ए स्टोरेज वो काम करेगा। क्लियर है? तो मेन जो हमारा डिजाइन क्राइटेरिया आता है वो आता है दोस्तों स्प्रू के डिजाइन में। ठीक है, जब हम लोग पहुंचते हैं स्प्रू डिजाइन में, पोरिन बेसिन का डिजाइन देख लिए कि कैसा होना चाहिए, सिंपल सा जो भी है, साइज उसका बड़ा होना चाहिए और एज ए रिजर्वायर वो वर्क करना चाहिए। क्लियर है? नाउ द पॉइंट इज कमिंग टू दी स्प्रू। ठीक है, अब बात आती है स्प्रू डिजाइन का कि स्प्रू का डिजाइन कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि भाई स्प्रू का डिजाइन कैसे हम लोग करेंगे और उसमें क्या क्या डिफिकल्टी आती है और उसमें जो एस्पिरेशन इफेक्ट आएगा वो कहाँ से आता है और उसको कैसे हम लोग मिनिमाइज करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए एक सिंपल सा डायग्राम मैं बना रहा हूं जो कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, ठीक है, कोई भी जो ह्यूमन नेचर रहता है वो क्या रहता है कि जब भी हम लोग कोई भी डिजाइन करते हैं तो सिंपलेस्ट हम डिजाइन करते हैं किसी भी चीज का कि सिंपल से सिंपल। उसके बाद उसमें जब डिफिकल्टी आती है तो उसका डिजाइन हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो अगर हमको कोई इंडस्ट्री बोलती है कि आप स्प्रू डिजाइन करिए तो उसमें जो फर्स्ट हमारा अप्रोच रहेगा, हमारा जो डिजाइन रहेगा वो कैसे आएगा और अगर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे हम मिनिमाइज करेंगे डिजाइन को मॉडिफाई करके, वो हम यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्प्रू डिजाइन करना है हमको। क्लियर है? स्प्रू डिजाइन करेंगे तो हम सिंपलेस्ट डिजाइन में जाएंगे दोस्तों। सिंपलेस्ट डिजाइन क्या होगा? और ये आपका पोरिन बेसिन हो गया और एक स्प्रू मैं लगा दिया यहाँ पे, एक स्क्रू वर्टिकल स्क्रू लगाया हूं जिसमें आपका एरिया जो है वो वेरी नहीं कर रहा है। एक सिंपल रेक्टेंगुलर स्क्रू वहां पे मैंने लगा दिया है। क्लियर है? और वहां से जो आपका मोल्टेन मटेरियल है वो डायरेक्ट जा रहा है आपके कैविटी में। मोल्टेन जो आपका मोल्ड कैविटी है उसमें मटेरियल फ्लो हो रहा है। क्लियर है? ये सिंपलेस्ट वे है डिजाइन करने के लिए किसका? स्प्रू का। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग एनालिसिस में जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है और उसको कैसे बाद में हम लोग मिनिमाइज करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे। क्लियर है? ये आपका पोरिन बेसिन ऑब्वियस है, आप लोग को पता है। क्लियर? दिस इज योर स्प्रू और ये कैविटी। तो जब भी इस कंडीशन की बात करते हैं हम लोग, ये वर्टिकली हम लोग मोल्टन मटेरियल डालते हैं सीधा डायरेक्ट आपके मोल्ड कैविटी में। ठीक है, तो क्या क्या इसमें एजम्पशन और क्या क्या पॉइंट है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपका जो मोल्टेन मटेरियल है, ठीक है, ये मोल्टेन मटेरियल आपका इसमें आपने डाल दिया, किसमें? आपके पोरिंग बेसिन में। और फॉर एग्जांपल उसका जो लेवल है वो ये लेवल तक आपने मोल्टेन मटेरियल भर दिया। क्लियर है? इसको मैं सिंपल सा पॉइंट नंबर 1 से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज स्टार्टिंग ऑफ योर स्प्रू और इसको मैं दे रहा हूं पॉइंट नंबर 2। और द थर्ड पॉइंट इज योर एंडिंग ऑफ योर स्प्रू और स्टार्टिंग ऑफ योर रनर। दोनों पॉइंट सेम है। आपका एंडिंग जहां पे हो रहा है आपके स्प्रू का वहीं से आप उसको रनर का स्टार्ट भी मान सकते हो। तो इसको मैं दे रहा हूं पॉइंट नंबर 3। क्लियर? अब यहाँ पे बात करेंगे प्रेशर की। ठीक है, तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर एट P1, यहाँ पे प्रेशर कितना है दोस्तों? यहाँ पे प्रेशर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ATM और गेज के टर्म में इसको बात करूं तो मैं ये हो जाएगा 0। नो डाउट। ठीक है, ये आपका क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर में यहाँ पे रखा गया है, जो भी आपका अपर लेयर है जो मोल्टेन मटेरियल का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है दोस्तों। क्लियर है? ठीक है, नाउ अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। पॉइंट 2 में कितना प्रेशर है ये हम लोग को अभी पता नहीं है कि प्रेशर एटमॉस्फेयर है वहां पे कि आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है और एटमॉस्फेयर से कम है, ये हम लोग को अभी नहीं पता है। नाउ विल कम टू दी पॉइंट नंबर 3 मींस प्रेशर एट 3। कितना प्रेशर है यहाँ भी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पॉइंट 3 है, ये जो पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक में, क्योंकि आपका कैविटी नीचे है और वहां से आपका मटेरियल
नीचे जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो आपका पॉइंट है इसको भी हम लोग लेके चलते हैं P ATM मीन्स यहाँ पे भी हम लोग मान के चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और गेज की टर्म में अगर बात करूं तो ये भी आपका 0 है। क्लियर। अब हम लोग को फाइंड आउट जो करना है वो है प्रेशर नंबर 2 मींस एट पॉइंट 2 व्हाट विल बी दी प्रेशर। पॉइंट 2 पे प्रेशर कितना आ रहा है हम लोग को, क्योंकि वहां का इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर कितना आ रहा है। क्लियर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज करेंगे बर्नौली इक्वेशन का। आप लोग को सबको पता होगा बर्नौली इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 2 एंड 3, मैं बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं पॉइंट नंबर 2 और 3 में। उस कंडीशन में आपका क्या रिलेशन आएगा दोस्तों, हेड की टर्म में अगर मैं इसको लिखूं, आप प्रेशर नॉर्मल प्रेशर के टर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हो और हेड के टर्म में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके पहले मैं यहाँ पे हेड आपको बता देता हूं कौन कौन सा हेड है, ठीक है। ये है दोस्तों आपका H1, आप कुछ भी ले सकते हो इसको, ठीक है। ये H1 से डिनोट कर रहा हूं। ये जो हाइट है दोस्तों इसको मैं H2 से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर है। और ये जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट मींस यहां से ये एंड तक, दिस इज योर HT, T फॉर टोटल। क्लियर है। तो ये हाइट मैं बता दिया कि क्या क्या यहाँ पे हाइट है। क्लियर। अब यहाँ पे लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन 2 और 3 जो पॉइंट मैं दिया हूं उसके बीच में, तो क्या प्रेशर वहां पे आएगा आप लोग को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस, मैं इसको मैं अगर डेटम लाइन लेके चल रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 को, तो हाइट कितना हो जाएगा H2 हो जाएगा यहाँ पे हाइट। ओके। नाउ इस साइड आपका क्या हो जाएगा P3 बाई रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस 0, क्योंकि वो डेटा लाइन हो गया तो वहां पे डिस्टेंस आपका कितना है 0। नाउ अब कौन कौन सा वैल्यू क्या है वो देखते हैं हम लोग। अब क्लियरली यहाँ पे जो हम लोग ने जूम किया दोस्तों, P3 की वैल्यू क्या है, गेज प्रेशर है, मींस ये आपका हो गया 0। क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट है, ठीक है। अब बात करते हैं V3 और जो P2 की वैल्यू है और V2 की वैल्यू है, S2 की वैल्यू है, उसमें क्या क्या हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमारा डिजाइन दोस्तों ये है, हमने एक सिंपल वर्टिकल एक स्क्रू लगा दिया है जिसमें उसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं यहीं पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊंगा बिटवीन पॉइंट नंबर 2 और 3 में। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या आएगा दोस्तों, A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। क्लियर है। और जो पॉइंट है हमारे पास वहां है A2 इज इक्वल टू A3, क्योंकि यहाँ पे आपका एरिया चेंज नहीं हो रहा है। मींस अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई इसको कर दूं तो आपका वेलोसिटी के टर्म में क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू V3। क्लियर है, क्योंकि आपका एरिया चेंज नहीं हो रहा है तो V2 आपके V3 के बराबर आ गया। मींस ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका क्या बचेगा दोस्तों, P2 बाई रो जी इज इक्वल टू माइनस H2। ये आपका फाइनल जो रिलेशन है प्रेशर का एट पॉइंट नंबर 2 वो आ गया दोस्तों। और यही से आप अभी देखेंगे दोस्तों कि क्या वहां पे हो रहा है एट पॉइंट नंबर 2। इस इक्वेशन से आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो प्रेशर हेड है एट पॉइंट नंबर 2 वो क्या है दोस्तों, नेगेटिव। मींस वहां पे जो प्रेशर है वो वैक्यूम प्रेशर वहां पे डेवलप हो रहा है। और उसके कारण क्या हो रहा है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका वैक्यूम प्रेशर डेवलप हो रहा है और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट, ये पूरा अरेंजमेंट किसमें रहता है दोस्तों, आपका रहता है ये पूरा जो आप मोल्ड कैविटी बना रहे हो उसी के अंदर। तो हम लोग जो भी हमको शेप चाहिए रहता है, जो भी हमारा अरेंजमेंट रहता है वो हम लोग बनाते हैं, और वो उसका जो आउटर पार्ट रहता है वो पूरा रहता है मोल्ड सैंड से वो घिरा रहता है, ठीक है। ये पूरा मोल्ड सैंड से घिरा रहता है। मींस यहाँ पे आपका एयर तो कुछ ना कुछ एयर वहां पे प्रेजेंट रहेगा, और वो एयर जो रहेगा वो किस प्रेशर पे है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। क्लियर है। बट आपका जो पॉइंट नंबर 2 में प्रेशर आ रहा है,
ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो नेगेटिव प्रेशर आ रहा है, मींस आपका जो एयर है वो कहाँ जाएगा दोस्तों, वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सॉरी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पे जाएगा। मींस यहाँ पे लोअर प्रेशर है तो यहाँ, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जितने एयर हैं दोस्तों, जितने भी एयर हैं वो जाएगा पॉइंट नंबर 2 में। और अगर पॉइंट नंबर 2 में जा रहा है आपका एयर, मींस वो क्या हो रहा है, आप जो मोल्टेन मेटल यहाँ पे डाले हो, यहाँ पे जो मोल्टेन मटेरियल आप डाल रहे हो उसमें वो चले जा रहा है किसमें, आपके मोल्टेन मेटल में, आपका एयर का उसमें इंक्लूजन हो जा रहा है, वो उसी में मिक्स हो जा रहा है आपका एयर आपके मोल्टेन मटेरियल में, जो कि अल्टीमेटली आपको क्या करेगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको देगा। क्योंकि जब भी एयर का इंक्लूजन होगा आपके मोल्टेन मटेरियल में, वो डिफरेंट टाइप से आपके गैसियस जो डिफेक्ट है वो वहां पे प्रोड्यूस करेगा, ब्लो होल्स है, पिन होल्स है, गैस इंक्लूजन है, और डिफरेंट टाइप से वहां पे डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मींस आपका जो प्रोडक्ट आने वाला है, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट जो आने वाला है वो प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है। और ये जो फेनोमेना होता है दोस्तों, जो प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है, P2 नेगेटिव प्रेशर में है, मींस वैक्यूम प्रेशर में है, और जो एयर जा रहा है उसमें क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के कारण, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एस्पिरेशन, एस्पिरेशन इफेक्ट। क्लियर है, ये होता है दोस्तों एस्पिरेशन इफेक्ट, इसी को बोलते हैं कि एस्पिरेशन इफेक्ट, क्योंकि प्रेशर का जो डिफरेंस है आपका, ठीक है, प्रेशर का डिफरेंस 2, और बाकी जगह में, बाकी जगह तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वहां पे नेगेटिव प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है, तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, मींस वो जाएगा पॉइंट नंबर 2 में, और अल्टीमेटली वो चले जाएगा आपके मोल्टेन मटेरियल में, और वो प्रोड्यूस करेगा आपका डिफेक्ट। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड एस्पिरेशन इफेक्ट। क्लियर है, ओके। सो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि भाई ये एस्पिरेशन इफेक्ट, हमारा जो डिजाइन था, हम एक सिंपल डिजाइन किए, उसमें हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब इस प्रॉब्लम को, जो एस्पिरेशन इफेक्ट आ रहा है, उसको अवॉइड कैसे करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू अवॉइड एस्पिरेशन इफेक्ट। ठीक है, हाउ टू अवॉइड एस्पिरेशन इफेक्ट। एस्पिरेशन हम लोग ने देखा कि जो P2 प्रेशर है, अगर मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बना दूं, ठीक है, एक आपका पोरिन बेसिन था और उसमें सिंपल सा हम लोग ने डिजाइन किया था स्क्रू को, और उसको डायरेक्ट हम लोग मोल्ड कैविटी में जो मोल्टेन मटेरियल है उसको हम लोग भेज रहे थे। क्लियर है, ये मोल्टेन मटेरियल आपका जा रहा था आपके मोल्ड कैविटी में, और ये पॉइंट नंबर 2 था, और पॉइंट नंबर 2 में जो प्रेशर आ रहा था P2 बाई ρg इज इक्वल टू -H2, और H2 क्या था दोस्तों, आपका H2 ये वाला जो हाइट था वो H2 था, मीन्स आपका वहां पे वैक्यूम प्रेशर आ रहा था एट पॉइंट नंबर 2 में, और उसके कारण जो भी एयर आपका बाहर में एयर है वो एयर वहां पे जा रहा था, और आपका अल्टीमेटली डिफेक्टिव प्रोडक्ट वहां पे प्रोड्यूस कर रहा था आपका एस्पिरेशन इफेक्ट। अब बात आती है इसको हटाने की, क्योंकि ये तो अनडिजायरेबल है, डेफिनेटली आपको नहीं चाहिए रहेगा, क्योंकि आप कास्टिंग कर रहे हो तो आप चाहिए रहेगा साउंड प्रॉपर्टी का आपको कास्ट प्रोडक्ट मिले, लेकिन यहाँ पे डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अल्टीमेटली आपको डिजाइन में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। हमने तो सिंपल एक डिजाइन बनाया था, ठीक है, अब इसमें डिजाइन में चेंजेस करना पड़ेगा। तो डिजाइन में चेंज कैसे करेंगे और उसका प्रॉपर डिजाइन कैसे होना चाहिए, वो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, जो क्राइटेरिया हमारा, जो P2, P3 और P1, ये 1 था, क्लियर, ये 1 है, और ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3, ये हाइट था दोस्तों आपका H1, और ये जो टोटल हाइट था दैट इज योर ST। क्लियर है, ये ST था, ओके। अब हमको हटाना है एस्पिरेशन इफेक्ट की, मीन्स हम लोग जो चाहेंगे P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P ATM, और गेज की टर्म में मैं बात करूं तो 0, ये कंडीशन रहेगा तभी आपका एस्पिरेशन इफेक्ट हटेगा, क्योंकि आपको थ्रू आउट सेम प्रेशर आपको चाहिए रहेगा, तभी तो आपका प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, और आपका जो एयर इंक्लूजन हो रहा था आपके मोल्टेन मटेरियल में वो इंक्लूजन नहीं आएगा, ओके। तो एस्पिरेशन इफेक्ट हटाने के लिए ये फर्स्ट क्राइटेरिया आपका कि एस्पिरेशन इफेक्ट इससे हटेगा। बट अब हम बात करें डिजाइन की, तो आपका स्क्रू जो है वो
कैसे होना चाहिए, इस कंडीशन के लिए आपका डिजाइन कैसे रहेगा स्क्रू का, उसको देखते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये कंडीशन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली A2 विल नॉट बी इक्वल टू A3, क्योंकि पहला जो कंडीशन था वो था हमारा एरिया सेम लेके चल रहे थे, उसके कारण प्रेशर डिफरेंस आ रहा था। अब हम प्रेशर को इक्वल लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एरिया में डिफरेंस आएगा। और वो एरिया कैसे रहेगा कि A2 बड़ा रहेगा A3 छोटा रहेगा, या A3 छोटा रहेगा और A2 बड़ा रहेगा, और उसका शेप कैसे आएगा आपका स्क्रू का, ये पूरा यहाँ पे आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 पे। ओके, तो चलिए क्या आता है देखते हैं दोस्तों। फिर से सेम इक्वेशन लगाइए, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस H2, क्लियर है ये वाला हाइट, इज इक्वल टू P3 बाई रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस 0, डेटा लाइन है सेम। ओके, नाउ अब हम अभी क्या देख रहे हैं, एस्पिरेशन इफेक्ट हटाने का कंडीशन देख रहे हैं। मींस ये वाला कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा, P2 इज इक्वल टू P3, मींस ये वाला आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर लेके हम लोग इसको चल रहे हैं। क्लियर है, नाउ आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा दोस्तों, V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस H2 इज इक्वल टू V3 स्क्वायर बाई 2G। क्लियर, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर देखूं तो एक प्रॉपर आपको रिलेशन यहाँ पे अभी समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे और उसको एरिया के टर्म में इसको लाएंगे, क्योंकि अभी हमको जो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि भाई एरिया में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो कंडीशन है A2 इज नॉट इक्वल टू A3, बट वो कैसे रहेगा वो हम लोग फाइनली चेक कर रहे हैं। तो फिर से लगा दीजिए कंटिन्यूटी इक्वेशन 2 और 3 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3, और यहाँ पे आपका एरिया सेम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। मींस अगर मैं इसको V2 के टर्म में लिखूं दोस्तों, तो V2 इज इक्वल टू A3 बाई A2 इंटू V3। क्लियर है, अब इस वैल्यू को दोस्तों, इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा आपका अल्टीमेटली A3 बाई A2 का स्क्वायर, ओके, इनटू V3 का स्क्वायर बाई 2G। सिंपल से इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ V2 की वैल्यू को, ठीक है, प्लस H2 इज इक्वल टू V3 स्क्वायर बाई 2G। और इसी को फिर से मैं सिंप्लीफाई करूँ दोस्तों, इस इक्वेशन को फिर से मैं सिंप्लीफाई करूँ, V3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो V3 स्क्वायर बाई 2G 1 माइनस, अगर मैं इधर इसको ले आता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों A3 बाई A2 का स्क्वायर, ओके, V3 बाई 2G, V3 स्क्वायर बाई 2G 1 माइनस A3 बाई A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H2। नो प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से बात करता हूँ दोस्तों, अब ये V3 का जो टर्म है इसको मैं कैसे चेंज करूँ, ठीक है, इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए एक मैं सिंपल सा यहाँ पे एक रिलेशन, जो बर्नौली इक्वेशन का रिलेशन है दोस्तों, वो लगा रहा हूँ बिटवीन 1 एंड 3। V3 की अल्टीमेटली मेरे को हाइट के टर्म में मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, और जो हमारा रिलेशन है उसको हाइट के टर्म में और एरिया के टर्म में मैं लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बिटवीन 1 और 3 के बीच में, अगर मैं यहाँ पे 1 और 3 के बीच में मैं बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो सिंपल सा बर्नौली इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस HT, टोटल हाइट पॉइंट नंबर 3 तक टोटल हाइट क्या है आपका HT, ओके, इज इक्वल टू P3 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस 0, डेटा लाइन है आपका 3। अब यहाँ पे बात करूं,
ठीक है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो आपका पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर है वो क्या प्रेशर रहता है दोस्तों, गेज प्रेशर, मींस ये आपका 0 हो गया। देन P3 की बात करूं, ये भी आपका क्या है, गेज प्रेशर, वो भी आपका 0 हो गया। अब बात आती है दोस्तों, ये है आपका V3, ठीक है। अब बात आती है V1 की वैल्यू। V1 की वैल्यू क्या रहेगी, तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। अगर मैं जो आपका पोरिन बेसिन है वो आपका एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर बहुत बड़े जो आपका स्टोरेज होता है, दैट इज कॉल्ड योर रिजर्वायर। और उसमें हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी उसका वेलोसिटी है, जो हाइट है, उसमें चेंजेस नहीं आए, क्योंकि बहुत नॉमिनल चेंजेस आता है। बहुत बड़ा एरिया रहता है, उसमें आप स्टोर करके रखते हो और उसको धीरे धीरे आप सप्लाई करते हो। तो जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है मोल्टेन मेटल जो फ्लो हो रहा है, उसका जो वेलोसिटी है वो नेग्लेजिबल वेलोसिटी रहता है। मींस आपका जो V1 की वैल्यू है वो टेंड्स टू 0, और इसको हम लोग लेके चलते हैं कि उसका जो V1 है, वेलोसिटी वहां पे है वो 0 है। और उसको क्यों लेके चलते हैं, इसका यहाँ पे सिंपल सा है, ये जो हाइट है दोस्तों, ये जो पोरिन बेसिन का हाइट है H1, उसको भी हम लोग मान के चलते हैं कि उसके जो हाइट में चेंजेस नहीं आ रहा है और नॉमिनल चेंजेस आ रहा है। तो अगर चेंजेस नहीं आ रहा है, हाइट में चेंज नहीं आ रहा है, मींस आपका वेलोसिटी हम लोग वहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया V1 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका पूरा टर्म 0 हो गया। तो अगर मैं V3 की वैल्यू निकालूं तो ये V3 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2GHT। क्लियर है, ये रिलेशन आपका आ गया V3 का हाइट के टर्म में, टोटल हाइट के टर्म में आपका ये रिलेशन आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग दोस्तों सिंपल सा, ये वाला जो इक्वेशन है आपका, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको, इसमें पुट कर दीजिए V3 का वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर V3 की वैल्यू इसमें मैं पुट करूं तो वो आ जाएगा आपका, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में हट जाएगा 2GHT। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2G। ओके, 1 माइनस A3 बाई A2 का स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये हो गया। नाउ इज इक्वल टू H2, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों, इसको सिंपल सा ओके, यहाँ तक ये इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करने जाओगे आप, ये वाला इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो आपका आएगा A3 बाई A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस H2 बाई HT इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई कर दो, HT माइनस H2। ये हो गया। अब यहां से सिंपल आप देख सकते हो, ये टोटल HT है और इसमें अगर आप H2 को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, H1 की वैल्यू आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, A3 बाई A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H1 बाई HT। क्लियर है, इसको आप H1 लिख सकते हो, डायग्राम से आप सिंपल देख सकते हो। और इसको और क्या लिख सकते हो दोस्तों, A3 बाई A2 इज इक्वल टू अंडर रूट H1 माइनस HT। क्लियर है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिला है दोस्तों। आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहीं से हम लोग अभी इसको सिंप्लीफाई और उससे हम लोग कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि क्या हो रहा है। ये इक्वेशन आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या समझ आ रहा है हमको, ठीक है, यहाँ से क्या समझ आ रहा है ये हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है, यहां से आप देख सकते हो कि H1 इज लेस देन HT। ऑब्वियस सी बात है, जो H1 हाइट है, H1 वो HT से कम होगा, क्योंकि वो तो टोटल है आपका HT। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो H1 है वो छोटा होगा HT से। और अगर ये कंडीशन हुआ तो आपका A2 विल बी ग्रेटर देन A3। क्लियर है, ये आपका रिलेशन आ जाएगा, A2 विल बी ग्रेटर देन A3। मतलब जो आपका एरिया है दोस्तों, A2 में जो एरिया है, A2 का जो एरिया है वो बड़ा रहेगा कंपेयर टू योर A3 पे जो एरिया है। क्लियर है, ठीक है, तो चलिए ये और देख लेते हैं आगे इसको। ठीक है, ये हो गया। अब
इसको मैं पहले हटा देता हूँ दोस्तों, इसको हटा देता हूँ। ये हटा देता हूँ और फाइनल जो हमारा रिलेशन आया ना वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। जो फाइनल रिलेशन आया है उसको हम लोग रखेंगे, ताकि जब अभी इसको डिस्कस करें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। ये पूरा हटा देता हूँ मैं, ओके। चलिए, आपका जो फाइनल इक्वेशन आया दोस्तों वो क्या था, a3/a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h1/ht। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया था, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई किए थे दोस्तों। तो सिंप्लीफाई करके क्या आता है, a3/a2 इज इक्वल टू अंडर रूट h1/st। क्लियर है। और यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो हम लोग को पता है दोस्तों, आपका जो h1 है इज लेस देन st। तो ये वाला रिलेशन में यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सिंपल सी बात है, आपका a2 विल बी ग्रेटर देन a3। मीन्स आपका जो स्प्रू है, ठीक है, ये मान लो आपका स्प्रू का ये पॉइंट नंबर 2 है और ये पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। तो यहां से ये डिसाइड हो गया कि ये वाला जो एरिया रहेगा वो बड़ा रहेगा यहाँ के एरिया से। इतना अभी हम लोग को समझ आया है ये वाले इक्वेशन से। नाउ विल कम टू दी दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से क्या हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन से दोस्तों सिंपल सा आप देखेंगे लॉजिक, या इसको अच्छे से देखेंगे आप तो ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो आपका जो स्प्रू का डिजाइन आने वाला है वो कर्व के फॉर्म में आने वाला है। मींस आप जो स्प्रू डिजाइन करोगे वो आएगा आपका इस टाइप से, आपको कर्वेचर फॉर्म में बनाना पड़ेगा आपका स्प्रू का डिजाइन, ठीक है। ये अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो एक कर्व के फॉर्म में आपका वहां पे बनेगा स्प्रू। क्लियर है। इस इक्वेशन और इक्वेशन से ये आपका स्प्रू का डिजाइन आ गया कि आइडियली कैसे होगा आपका स्प्रू का डिजाइन। बट द कंडीशन इज दैट, ये जो कंडीशन है, ये वाला जो आप डायग्राम सॉरी जो डिजाइन है वो जब आप कैविटी में बनाने जाओगे दैट विल बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये यहाँ पे कर्व है दोस्तों, ये कर्व है इस टाइप से, ठीक है। ये कर्व है और ये कर्व आप जब बनाने जाओगे वो पॉसिबल ही नहीं है। उस टाइप का पैटर्न बनाओगे और पैटर्न का डिजाइन भी आप ऐसा बना के डाल दिए कैविटी में, जब निकालने जाओगे तो अल्टीमेटली वो वैसा उसमें नहीं रहेगा। तो आइडियल कंडीशन की बात करूं तो ये है आपका आइडियल डिजाइन ऑफ योर स्क्रू, ठीक है। तो जब हम लोग एक्चुअल कंडीशन की बात करते हैं तो एक्चुअल कंडीशन में जो हम लोग डिजाइन करते हैं दोस्तों, तो आपका वो जो डिजाइन रहता है वो सिंपल हम लोग एक टेपर्ड फॉर्म में डिजाइन करते हैं स्क्रू को, ठीक है, ताकि आपका इजिली वहां पे जब आप कैविटी बनाने जाओ स्क्रू का तो वो टेपर्ड फॉर्म में आपका आ जाए। ये है आपका पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। तो ये है आपका एक्चुअल और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जो डिजाइन है और एक्चुअल जो डिजाइन है वो ये है। और आइडियली जो आपका आता है वो कर्व के फॉर्म में आता है, क्योंकि इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि वो कर्व के फॉर्म में है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं, दिस विल बी दी प्रैक्टिकल डिजाइन ऑफ योर स्क्रू। क्लियर है। हमारा एस्पिरेशन भी हट गया, आप डिजाइन भी आप स्क्रू का कर लिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। नाउ हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल एस्पिरेशन से रिलेटेड, तो वहां से और फंडामेंटल जो हम लोग अभी डिजाइन क्राइटेरिया देखे हैं, ठीक है, उसको कैसे वहां पे अप्लाई करना है वो आप लोग का क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो प्रीवियसली पूछा गया है गेट में वो देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आया था गेट 2007 में, क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एस्पिरेशन का फंडामेंटल आपको पता है तो आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं डिक्टेट कर देता हूँ क्वेश्चन। ए 200 mm long down screw has cross section area of 650 mm square where the pouring basin meets the down screw. Clear. A constant head of molten metal is maintained by the pouring basin. The molten metal flow rate is
6.5 into 10 to the power 5 mm cube per second. Clear? Considering the end of the down sprue to be open to atmosphere and an acceleration due to gravity is 10 to the power 4 mm per second square. The area of the down sprue in mm square at its end should be, और कंडीशन दिया है अवॉइडिंग एस्पिरेशनल इफेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डायग्राम भी दे दिया गया है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा आंसर आपको आएगा वो आपको पूछा गया है। ठीक है, ये आपको स्क्रू का डिजाइन दिया है, ये डायग्राम नहीं भी देगा तो भी क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि आपका डायग्राम क्या रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ का एरिया दे दिया गया है जहाँ पे आपका स्क्रू का स्टार्टिंग है, यहाँ का एरिया आपको पूछा गया है दोस्तों कि यहाँ पे एरिया क्या आएगा। आपको हाइट दे दिया गया है 200 mm, जो H2 की वैल्यू हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग H2, ये आपका H2 है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू आपको दे दी गई है। तो सिंपल आपको यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन फिर से लगाना है और वैल्यूज वहां पे आपको निकालना है कि क्या वहां पे वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या क्या दिया गया है, सॉल्यूशन इसका करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो देखूं मैं, A2 की वैल्यू आपको दी गई है 650। क्लियर है, A2 की वैल्यू आपको दी गई है 650, ये है आपका A2 इज इक्वल टू 650 mm स्क्वायर। क्लियर, और क्या दिया दोस्तों आपको, और दिया है फ्लो रेट। फ्लो रेट दिया मीन्स A2V2 इज इक्वल टू A3V3 is equal to 6.5 into 10 to the power 5 mm cube per second। क्लियर, नाउ G की वैल्यू आपको दी गई है 10 to the power 4 mm per second स्क्वायर, और सिंपल सा आपको निकालना है A2 की वैल्यू। क्लियर है, A2 की वैल्यू यहां से आपको फाइंड आउट करनी है और उसको वहां पे पुट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो जो ये रिलेशन दिया है दोस्तों, आपको A2 दिया है और A2 V2 की वैल्यू भी आपको दी है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ से V2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका A2 V2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर 5। क्लियर, और A2 की भी वैल्यू आपको दी गई है 650 mm स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं बात करूं V2 की वैल्यू को, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 650, और इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 1000 mm पर सेकेंड। V2 की वैल्यू यहां से आप निकाल लिए। क्लियर है, अब सिंपल सा बर्नौली इक्वेशन आपको लगाना है कि बर्नौली इक्वेशन लगाने के बाद आपको अल्टीमेटली आप बर्नौली इक्वेशन क्यों लगाओगे, क्योंकि आपको V3 की वैल्यू चाहिए, और V3 की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो इस इक्वेशन में आप पुट करके इजिली A3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्लियर है, ये आ गया आपका 1000 mm पर सेकेंड। क्लियर, नो बर्नौली इक्वेशन लगाइए, और कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अवॉइडिंग एस्पिरेशन इफेक्ट मींस जो एस्पिरेशन इफेक्ट को हटाने के लिए जो हम लोग कंडीशन देखे थे, ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है। मींस अगर मैं बर्नौली इक्वेशन लगाऊं 2 एंड 3 के बीच में, तो क्या आएगा दोस्तों आपका P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस हाइट कितना है, ये हाइट है H2, उसकी वैल्यू दी गई है आपको 200। क्लियर, ये 200 हो गया, इज इक्वल टू P3 बाई रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस 0 डेटम लाइन। ओके, नाउ यहाँ पे एस्पिरेशन इफेक्ट हटाना है बोल रहा है। एस्पिरेशन इफेक्ट जब भी हम लोग हटाने की बात करते हैं उस कंडीशन में क्या रहता है आपका P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू 0। अगर गेज प्रेशर की बारे में मैं अगर बात करूं तो वो 0 हो गया, तो ये आपका 0 हो गया, ये वैल्यू भी आपकी 0 हो गई। V2 की वैल्यू आपको दी गई है दोस्तों। क्लियर है, G की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आप सिंपली V3 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, और जब आप V3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा आपका 2236.06 mm पर सेकेंड।
ये यहां से सॉल्व करके आप इजिली इसको निकाल सकते हो। V2 आपको निकाल चुके 1000, G की वैल्यू 10⁴ आपको दिया है, और H की वैल्यू तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पुट कर दी हूँ, तो सिंपल सा इक्वेशन लगा के आप वहां से निकालोगे, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2236 के अराउंड। क्लियर है। नाउ अगर आपकी V3 की वैल्यू निकल गई तो आप सिंपल सा यहाँ पे लगा दीजिए A3 V3 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁵ ये आपको दिया गया है, और V3 भी आप फाइंड आउट कर चुके हो, तो यहां से आप सिंपल सा A3 की वैल्यू निकाल सकते हो, और वो A3 जब निकालने जाओगे दोस्तों, उसकी वैल्यू आएगी 290.7 mm स्क्वायर। ये आप फाइंड आउट कर सकते हो A3 की वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे अप्रोच से कैसे आप सॉल्व करोगे। एक रिलेशन हम लोग ने देखा था A3/A2 इज इक्वल टू √H1/ST का, वहां से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं इसका, वो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, सेकंड मेथड हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और सेम आंसर आएगा आपका दोनों मेथड से। ओके, चलिए सेकंड मेथड में जो हमारा इक्वेशन आया था दोस्तों, वो आया था A3/A2 इज इक्वल टू √H1/ST। क्लियर है, अभी ना हमको H1 की वैल्यू पता है, ना ही मेरे को ST की वैल्यू अभी पता है। ठीक है, A2 की वैल्यू तो हमको दे दिया गया है, और सिंपल सा हमको S3 की वैल्यू चाहिए। ओके, नाउ फिर से बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं दोस्तों, बिटवीन 1 एंड 3। बिटवीन 1 एंड 3 में अगर मैं बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ, सॉरी 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2, उस कंडीशन में क्या आपका आएगा वो देखते हैं। P1/ρg प्लस V1² /2g प्लस H1, क्लियर है, इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2² /2g प्लस 0, अगर मैं 2 को डेटम लाइन लेके चल रहा हूं, नो डाउट। ठीक है, अब यहाँ पे P1 की वैल्यू तो 0 है, गेज प्रेशर। V1 की वैल्यू भी हम लोग क्या लेके चलते हैं, 0, क्योंकि वहां पे चेंज नहीं हो रहा है, ये समझ के चलते हैं। ठीक है, नाउ H1 हमको निकालना है। ठीक है, और P2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, एस्पिरेशन इफेक्ट हटाना है, उस कंडीशन में P2 की वैल्यू भी क्या होती है, 0, और V2 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 1000। ठीक है, इस वैल्यू को जब आप पुट करोगे, V2 की वैल्यू जब आप पुट करोगे, तो जो H1 की वैल्यू आएगी दोस्तों, इस वैल्यू को 1000 यहाँ पे पुट करोगे, G की वैल्यू पुट करोगे, H1 निकालोगे तो आएगा वो 50 mm। क्लियर, H1 की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है, यहां से मैं बता देता हूं आपको, ये वाला जो इक्वेशन है आपका A3/A2 इज इक्वल टू √H1/ST, यहाँ पे आपको H1 की वैल्यू मिल गई है, मीन्स आपको ST की वैल्यू भी मिल गई है, क्योंकि आपको H2 की वैल्यू दे दी गई है दोस्तों, और ST क्या होता है, H1+H2 दैट इज योर टोटल हाइट। तो यहाँ पे सिंपल सा आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, A2 की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, ये इसको अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगा आपका H1 50 आ गया। ओके, और H2 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 200 आपको H2 की वैल्यू दी गई है, और A2 की तो वैल्यू आपको पता है 650, ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से आप जब फाइंड आउट करोगे तो सेम आपका 290.7 mm स्क्वायर, ये आपका आंसर यहाँ से आ सकता है। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, बट अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअली, आप अगर देखोगे तो दोनों केस में आपको बर्नौली इक्वेशन लगाना पड़ रहा है। तो बर्नौली इक्वेशन वाला फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और क्या क्या हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं वो आपको पता रहना चाहिए, कहाँ पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चल रहे हैं, और जब हम लोग एस्पिरेशन को अवॉइड करते हैं उस कंडीशन में हम लोग प्रेशर क्या लेके चलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल डिस्कस। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों गेट 2017 में। ठीक है, गेट 2017 में आया था ये वाला क्वेश्चन।
A sprue in a sand mold has a top diameter of 20 mm and height of 200 mm. The velocity of the molten metal at the entry of the sprue is 0.5. Assume acceleration due to gravity this and neglect all losses. If the mold is well ventilated, the velocity up to 3 decimal points accuracy of the molten metal at bottom of the sprue is. आपको सिंपल सा वेलोसिटी निकालना है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंडीशन सेम है, ये आपको स्क्रू दे दिया गया है, ठीक है। क्या क्या आपको दिया है इस स्क्रू में, इस स्क्रू में आपको क्या क्या दिया है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है ये, और ये पॉइंट नंबर 3 है, क्लियर है। टॉप डायमीटर दिया है आपको, हैज ए टॉप डायमीटर ऑफ इतना, स्क्रू का टॉप डायमीटर दे दिया, मीन्स आपको D2 दे दिया गया है 20, ओके। हाइट आपको दे दिया गया है, H2 की हाइट दे दी गई है 200, ठीक है। V2 की वैल्यू आपको दी गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड, G की वैल्यू भी आपको दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। नाउ नाउ आपको निकालना है सिंपल सा आपका V3 की वैल्यू, V3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना, तो सिंपल सा यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन आपको लगाना है और उसको आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हो बर्नौली इक्वेशन लगा के। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ये जो आपका यूनिट है, ये जो यूनिट है और ये वाला जो यूनिट है, ये आपको दिया है mm में, और बाकी जितना यूनिट दिया है दोस्तों वो है आपका मीटर में, तो यहाँ पे गलती होने का चांसेस रहेगा। तो जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में जब अप्रोच करते हो सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे यूनिट का बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी रहता है दोस्तों। तो ये सिंपल सा इसी में आपका ये गड़बड़ हो सकता है जो सॉल्व करने का जो आपका अप्रोच है, बाकी तो फंडामेंटल आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और क्या इसमें आंसर आता है ये देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों क्या आता है। सिंपल सा आपको बर्नौली इक्वेशन लगाना है, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 2 एंड 3, सेम 2 और 3 में आपको बर्नौली इक्वेशन लगाना है। तो लगाओगे तो क्या आ जाएगा, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस जो हाइट है, हाइट तो आपको दिया है, अगर मैं इसको मीटर के टर्म में बात करूं तो 0.2 इज इक्वल टू P3 बाई रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस 0, क्लियर। और एस्पिरेशन इफेक्ट हटाना है, वो कैसे पता चला एस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा बोला है वेल वेंटिलेटेड, मीन्स यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो मोल्ड कैविटी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वेंटिलेशन वगैरह सब अच्छा है, मीन्स आपका एस्पिरेशन वहां पे नहीं आ रहा है। मीन्स ये जो क्वेश्चन है टू अवॉइड एस्पिरेशन वाला जो कंडीशन है वो हमको लगाना है, और उस कंडीशन में क्या होता है, आपका P2 की वैल्यू 0 होती है और P3 की वैल्यू 0 होती है, क्लियर है। तो सिंपल से आपको यहाँ से V3 की वैल्यू निकालना है, V2 की वैल्यू आपको दी गई है, तो सिंपल अगर आप सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 2.042 मीटर पर सेकेंड, ये V3 की वैल्यू आपकी, यहाँ से आप इजिली इसको निकाल सकते हो, क्लियर है। नाउ ये हो गया एस्पिरेशन के बारे में कि एस्पिरेशन में कैसे प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, कैसे एस्पिरेशन आता है आपके कास्टिंग, जब हम लोग स्क्रू डिजाइन करते हैं वहां पे कैसे एस्पिरेशन आ रहा है और उसको कैसे अवॉइड कर रहे हैं, वो आप फंडामेंटल देख लिए। नाउ विल डिस्कस दोस्तों, विल डिस्कस दी एस्पिरेशन इफेक्ट इन रनर, रनर में कैसे एस्पिरेशन इफेक्ट आएगा, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एस्पिरेशन इफेक्ट, एस्पिरेशन इफेक्ट इन रनर। अभी हम लोग डिजाइन कर लिए स्क्रू, अब हम लोग पहुंच गए रनर के डिजाइन में, उसके बाद हम लोग जाएंगे गेट डिजाइन में, गेटिंग सिस्टम डिजाइन जो हमारा रहेगा गेट डिजाइन, वो हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड स्टेप हम लोग पहुंच गए रनर में। अब रनर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है। रनर की बात करूं, ये आपका सिंपल सा कोरियन बेसिन से होते हुए आपका ये स्क्रू हो गया, और वहां से आपका अटैच कर दिए हम लोग रनर और गेट, और अल्टीमेटली ये जा रहा है आपके कैविटी में, ये आपका कैविटी हो गया दोस्तों, ये कैविटी हो गया, इसमें आपका मोल्टेन मटेरियल है वो फ्लो होके जा रहा है, क्लियर है। अब इसमें मैं पॉइंट की बात करूं तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, ये इसको मैं दे देता हूं दोस्तों पॉइंट नंबर 3, और यहाँ पे ये जो एंड है इसको मैं दे रहा हूँ पॉइंट नंबर, सॉरी
इसको मैं दे रहा हूँ, ये वाला जो है ये 2 डैश दे रहा हूँ, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये 3 है। ओके, नाउ अब चेक करेंगे भाई कि यहाँ तक हमारा जो फंडामेंटल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। ये हम लोग डिस्कस कर लिए स्प्रू का जब डिजाइन किए। अब हम लोग डिजाइन की बात कर रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन है आपका रनर का सेक्शन है, कहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से इसको डायग्राम में बना देता हूँ। यहाँ पे ये है आपका स्क्रू और ये है आपका रनर, और यहाँ पे जो है ये पॉइंट है 2 डैश और ये जो पॉइंट है ये 3 है। क्लियर? नाउ इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा वो डिस्कस करते हैं। जब दोस्तों मोल्टेन मेटल इसमें फ्लो होके आता है थ्रू पोरिन बेसिन, ये मोल्टेन मटेरियल फ्लो होके जब जाता है, ये जो शार्प कॉर्नर है, ये जो शार्प कॉर्नर है, इस शार्प कॉर्नर के कारण जो मटेरियल फ्लो हो रहा है दोस्तों, जो मटेरियल यहाँ पे जा रहा है, वो मटेरियल शार्प कॉर्नर में जब भी आप फ्लो कराते हो तो उसका जो फ्लो होता है वो इस टाइप से फ्लो होता है। आप जब भी इसको प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो, ये जो फ्लो होता है, ठीक है, ये जो फ्लो होता है वो इस टाइप से फ्लो होता है। मींस यहाँ का जो एरिया रहता है, ये वाला जो पॉइंट का एरिया रहता है, ठीक है, क्योंकि आपका शार्प जब भी कॉर्नर रहता है और वहां से जब फ्लूइड आप फ्लो कराते हो तो उस शार्प कॉर्नर के कारण ये वाला सरफेस जो फ्लूइड रहता है वो ये वाला सरफेस को छोड़ देता है और इस टाइप से वो एक कर्वेचर बनाते हुए जाता है। तो ये पॉइंट में जो एरिया रहता है दोस्तों, उस पॉइंट में एरिया बहुत डिक्रीज हो जाता है और इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में वो आप लोग इस टर्म को और अच्छे से पढ़ोगे कि कैसे वेना कॉन्ट्रैक्टा पाइप ओरिफिस इसमें कैसे बनता है। ठीक है, तो ये जो आपका फिनोमिना है ये दैट इज कॉल्ड वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब इसके कारण प्रेशर में क्या डिफरेंस आ रहा है वो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो इसके कारण जो पॉइंट नंबर 2 है, सिंपल सा पॉइंट नंबर 2 डैश और 3 में मैं बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूँ, बिटवीन 2 डैश एंड 3 क्या हो जाएगा, P2 डैश बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस 0। क्योंकि आपका डेटम लाइन सेम है दोस्तों तो हाइट में डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके, इज इक्वल टू P3 बाई रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस 0। क्लियर? अब P3 तो हमको पता है ये 0 होता है। अभी हम लोग को P2 के बारे में नहीं पता क्योंकि आपका अल्टीमेटली यहाँ पे एरिया चेंज हो गया, बहुत मिनिमम एरिया वहां पे मिल रहा है आपको, तो प्रेशर का डिफरेंस तो ऑब्वियस सी बात है आने वाला है, आपका प्रेशर सेम नहीं होने वाला है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इसको P2 डैश इज डिवाइडेड बाय रो जी इज इक्वल टू इसको टर्म इसके टर्म में लिखूं V3 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G। क्लियर है? ये आपका एक टर्म आ गया। अब इसी से मैं इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, इस टर्म से अगर कंक्लूड करूं तो P2 पे प्रेशर कितना आता है वो चलिए देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपका जो A2 है वो लेस देन है A3 के, A2 डैश सॉरी, ये आपका 2 डैश है ना, ये 2 डैश है, ये भी 2 डैश है, 2 ये तो ये है आपका 2, और हम लोग बात करें 2 डैश और 3 की, तो A2 डैश इज लेस देन A3 बिकॉज ऑफ एन ए कॉन्ट्रैक्टा आपका वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, उसके कारण A2 की वैल्यू बहुत वहां पे कम है। मींस आपका जो V2 डैश है उसकी वेलोसिटी क्या है दोस्तों, V3 से ज्यादा है, क्योंकि वहां पे अगर एरिया कम है ऑब्वियस सी बात है आपका वेलोसिटी वहां पे बढ़ जाएगा। तो ये वाला अगर कंडीशन की बात करूं और इसको मैं यहाँ पे अगर पुट करूं, मींस ये टर्म तो ज्यादा हो रहा है, तो ये टर्म अगर ज्यादा होगा तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा दोस्तों, P2 डैश डिवाइडेड बाय रो जी विल बी कमिंग इन नेगेटिव इसकी वैल्यू आएगी। मींस यहाँ पे फिर से आपका क्या आ रहा है दोस्तों, एस्पिरेशन इफेक्ट आ रहा है एट पॉइंट नंबर 2 डैश पे। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन सिर्फ स्प्रू की बात हम लोग कर रहे थे, वहां भी आपका एस्पिरेशन इफेक्ट आ रहा था, उसको हम लोग अवॉइड किए उसके डिजाइन में चेंज करके, और जब रनर में हम लोग गए डिजाइन में तो वहां पे भी आपका एस्पिरेशन इफेक्ट आ रहा। अगर आपका रनर में शार्पली चेंजेस वहां पे
आ रहा है। क्लियर है? तो सिंपल इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसका जो अवॉइड है वो बहुत ईजी है दोस्तों। जो आप डिजाइन कर रहे हो, ये आपका स्प्रू हो गया, ठीक है, ये आपका स्प्रू हो गया। तो ये जो शार्प कॉर्नर आ रहा था आपका, यहाँ पे जो शार्प कॉर्नर आ रहा है दोस्तों, अगर इसको मैं डिजाइन को ये इस टाइप से लूं, जो कॉर्नर आपका आ रहा है, शार्प कॉर्नर जो बन रहा था यहाँ पे जो शार्प कॉर्नर बन रहा था दोस्तों, उसको अवॉइड करके मैं यहाँ पे अगर स्मूथ कॉर्नर बना दूं, तो जो आपका मोल्टेन मटेरियल है, ठीक है, जो मोल्टेन मटेरियल है वो शार्प कॉर्नर के कारण ये सरफेस छोड़ दे रहा था, और उसके कारण अल्टीमेटली यहाँ पे एरिया बहुत कम हो जा रहा था। लेकिन आप जैसे ही इसको स्मूथ करोगे, तो ये जो आपका मोल्टेन मेटल फ्लो हो रहा है, वो वहां से आपका ये जो एरिया आपका जो सरफेस है, जो भी आप रनर का, उसको वो छोड़ेगा नहीं और उसको वो टच करते हुए जाएगा। मीन्स आपका वहां पे जो एरिया में डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। जो स्ट्रीम लाइन है ना आपका, वो स्मूथली वहां पे चले जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे स्मूथ स्मूथ सरफेस यहाँ पे दोगे, जो भी आपका कनेक्शन है स्क्रू और रनर के बीच में। क्लियर है? तो ये देख लिए दोस्तों, आज की क्लास में पूरा हम लोग देख लिए कि एस्पिरेशन इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आता है, कैसे इसको अवॉइड करना है, इसके न्यूमेरिकल में कैसे हमको अप्रोच करना है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।